डॉक्टर साहब, जब इस प्रकार की समस्याएं आती हैं तो आजकल ऑपरेशंस बड़े होने लगे हैं, तो ऐसे में क्या है कि एक तो जैसे मैंने लेसिक पद्धति के बारे में सुना है, एक अपनी पुरानी पद्धति होती थी, तो लोगों को उस पुरानी पद्धति पे ही रहना चाहिए या फिर लेसिक अच्छा रहता है? देखिए, जो हमारा लेसिक लेजर क्या है, लेज़र असिस्टेड इन सिटू केराटोमिलियोसिस है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें लेज़र किरणों, जो एक्साइमर लेज़र है, उनकी किरणों के द्वारा हम कॉर्निया की शेप को चेंज करते हैं। और जो पुरानी पद्धति होती है, तो जो आज से कम आपने सुना होगा 25 से 30 साल पहले जो टेक्निक होती है, जिसको हम रेडियल केरेटोटमी बोलते थे, उसमें क्या होता था, हम एक ब्लेड से रेडियल कट्स लगाते थे। बट वो प्रोसीजर बहुत ही क्रूड प्रोसीजर था, बट पेशेंट उसके सेटिस्फाइड थे। बट आज 25 साल बाद हम उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, जो रेडियल केराटोटमी के पेशेंट्स हैं, उनमें आज की डेट में नंबर में जो माइनस नंबर थे उसमें पर आज प्लस नंबर में शिफ्ट आ रहा है। फिर उसके अलावा उसके अंदर मोतिया की इंसिडेंस भी ज़्यादा है। फिर अगर उनका सफ़ेद मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर रहे हैं आज, तो उनके जो रेडियल कट्स है वो खुलने का हमेशा खतरा रहता है। और ऑपरेशन के बाद चश्मे के नंबर के सरप्राइजेज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो लेज़र असिस्टेड जो केराटोमिलियोसिस है, लेसिक प्रोसीजर, तो बिल्कुल इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया इस रिफ्रैक्टिव सर्जरी को। रिफ्रैक्टिव सर्जरी हम किस पेशेंट में करेंगे, बेसिकली जब मरीज़ की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो और उसका नंबर पिछले 1 साल के अंदर स्टेबल हो। जो लेसिक लेजर का जो ट्रीटमेंट है, वो जो आपके लिए माइनस नंबर यानी कि मायोपिया, प्लस नंबर यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, और एक कोण वाला नंबर होता है जिसको हम सिलेंड्रिकल नंबर बोलते हैं। तो हम इन 3 नंबरों के लिए लेसिक लेजर पद्धति को अपना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्राइटेरिया, हमारे मरीज की उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और नंबर पिछले 1 साल के अंदर स्टेबल होना चाहिए। और पेशेंट को कोई आई से रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। आई रिलेटेड का मतलब कोई ड्राइनेस नहीं होनी चाहिए, कोई सफ़ेद मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए, और उसके अंदर और रिलेटेड जो है हमें काला मोतिया नहीं होना चाहिए। और अब लेसिक लेजर के अंदर एक पद्धति आई है प्रेस बाउंड, जो आपने, जैसे हमारे पास 40 साल से ऊपर के कई मरीज़ आ जाते हैं, मेरे पास आते थे पहले कि सर मैं नज़दीक का चश्मा उतरवाना चाहता हूँ। तो एक जो हमारी ये जो जर्मन कंपनी है कार्ल ज़ाइस, इस कार्ल ज़ाइस की कंपनी ने अब एक जो माइक्रो मोनोविज़न एक कंसेप्ट है, जिसके अंदर हम नज़दीक का चश्मा भी उतार सकते हैं, जो 40 साल से ऊपर की उम्र के लिए लगता है। तो ये एक सिर्फ ये ही इंटरनेशनल कंपनी है जो ये टेक्निक को इसको लेकर है, माइक्रो मोनो विज़न लेज़र ब्लेंडेड विज़न कंसेप्ट। और ये कंसेप्ट हरियाणा में फर्स्ट टाइम MEL 90 जो जाइस का जो लेटेस्ट लेज़र मशीन है, वो हमारे टोहाना के सेंटर में उपलब्ध है। इसमें क्या कंटेंट लेंस डालते हैं हम, या चश्मे की तो मेरे ख्याल से इसमें ज़रूरत नहीं होती होगी? नहीं, इसके अंदर चश्मे की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नहीं, इसके अंदर हम कोई लेंस भी नहीं डालते। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर आप आप अगर कंसेप्ट समझते हैं, तो कॉर्निया की एक थिकनेस होती है जिसको जो करीबन 550 माइक्रोन के करीब होती है। तो हम क्या करते हैं, कॉर्निया की एक थिकनेस का एक फ्लैप उठाया जाता है जो करीबन 100 माइक्रोन का होता है। वो फ्लैप उठाने के बाद जब हम लेज़र किरणें लगा देते हैं, उस लेज़र किरणों को लगाने के फ्लैप को वापस रख देते हैं। जो वो लेज़र किरणें होती है, वो जो हमारा जो कॉर्निया का शेप है उसको चेंज करती है। उनका क्या होता है कि लेज़र किरणें हमारा क्या करती हैं, जैसे आपका 1 नंबर का चश्मे को उतारना है, तो उसकी एक अब्लेशन होती है, बेसिकली कॉर्निया के टिश्यू की अब्लेशन होती है। जो पुरानी मशीन्स थी, जो पुरानी पद्धति वाली, जो हमारी लेज़र की जो लेटेस्ट जो मशीन्स आ गई हैं, तो वो लेज़र की जो मशीन पहले वाली थी, जो 1 नंबर उतारने करीबन 18 से 20 माइक्रोन उसकी कॉर्निया का यूज़ करती थी। ये जो हमारी जो अल्टीमा लेसिक लेज़र मशीन है, MEL 90 मशीन है, जो जाइस से आई है, इसमें अब 13 माइक्रोन कॉर्निया लगती है। तो एक तो टिश्यू सेविंग मॉड्यूल हो गया, AAA प्रोफाइल जिसके अंदर हम होता है, तो उसके अंदर करीबन 6 से 7 माइक्रोन की 1 नंबर उतारने के लिए बचत होती है। तो उससे क्या होता है कि बेसिकली हम ज़्यादा नंबर उससे उतार सकते हैं। और क्योंकि ना हमें जब भी हम कॉर्निया को हम एक अब्लेशन करते हैं, तो उसके अंदर करीबन हमारा एक टारगेट होता है कि हमें कम से कम 300 माइक्रोन कॉर्निया को उसके अंदर बचाना है। तो इसके साथ क्या है कि अगर हमें हायर नंबर ट्रीट करने, तो इस मशीन के अंदर ये एडवांटेज भी है हमारे पास। इसका पास रेशो कितना है, फेलियर कितना रहता है? देखिए सर, वैसे तो आज तक तो ठीक ही रहा है। देखिए 99% तो मैं कह सकता हूँ कि इनका नंबर बिल्कुल उतर जाता है। 1% में देखिए कॉर्निया के अपने फैक्टर्स होते हैं और टिश्यू का हीलिंग रिस्पॉन्स होता है। तो मैं मतलब कि 99% हमारे सक्सेस रेट रहा है। मैं 1% तो फिर भी कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको 100% चश्मा उतार सकता हूँ। देखिए कोई भी मशीन है, हमने एक इलाज करना है उसका, हम आपको एक उन्होंने किरणों ने आँखों पर जाना है, उस किरणों के बाद आँखों में एक हीलिंग प्रोसेस होता है। तो हीलिंग प्रोसेस के अंदर हम 1% ये मान के चलते हैं, 0.25 इधर से उधर हो सकता है, बट पेशेंट इज़ फ्री फ्रॉम ग्लासेस। दूसरी बात ये कि कई बार कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे क्या नाम आपका करीबन
थाउजेंड्स में एक केस में होता है, कई लोगों का फिर भी नंबर बढ़ता रहता है, उसमें कभी रेयरली कभी ऐसा हो सकता है, बट अदरवाइज पेशेंट आर फ्री फ्रॉम ग्लासेस। मैंने अपनी पत्नी का 12 साल पहले लैसिक लेजर किया, वो आज तक चश्मे के बिना काम कर रही है। आपने ये कहा कि इतने साल पहले, अब जैसे हम कहते हैं कि 18 साल की आयु के बाद, मान लो हमने एक 19 साल के बच्चे का ऑपरेशन कर दिया, होता क्या है कि जब आप अबव 40 जाना शुरू होते हैं तब आपके नंबर चेंज होना शुरू होते हैं, तो क्या वो उसी तरीके से चेंज होते हैं या फिर स्टेबल हो जाते हैं? मैं आपको वो अभी पहले वही बताया था मैंने, 40 साल की उम्र के बाद हम सबको नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ता है, जिसके लिए मैंने आपको अभी बताया था लेजर ब्लेंडेड विजन, माइक्रो मोनो विजन कंसेप्ट, प्रेस बायोंड जो सर्जरी है, तो 40 साल की उम्र के बाद प्रेस बायोंड सर्जरी की जा सकती है, जो पहले अवेलेबल नहीं थी। पहले हमारे पास मरीज आता था, हम सिर्फ उसको कहते हैं हम दूर का चश्मा उतार सकते हैं आपका, 40 साल के बाद आपको नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ेगा। बट अगर 40 साल का अगर आप पेशेंट आते हैं, उसको कहते हैं मुझे नज़दीक का भी चश्मा लगा हुआ है, तो इस तकनीक के द्वारा हम दूर के साथ साथ नज़दीक का चश्मा भी उतार सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं और एक बार में कर सकते हैं। पुराने जो मुनीम हम देखते थे, वो डबल चश्मा होता था, उसको ऐसे करके वो देखते थे, वो स्थिति खत्म हो गई है। हाँ, वो हम कर सकते हैं इससे खत्म, पर उसमें भी सब्जेक्ट टू कंडीशन, वो पेशेंट का एग्जामिनेशन पर पता लगेगा ना उसका नंबर उतारने लायक भी है कि नहीं। वो तो आई जब हमें आई परमिट करेगी तो उस हिसाब से हम नंबर उतार देंगे। तो देखिए ऑपरेशंस वगैरह है ये, खैर थोड़ा सा लोगों को डर तो रहता है, तो ऐसे में लोग क्या करें, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़े अब ये टाइम चला हुआ है। देखिए इस समय में देखिए आप जनरली देखते हैं जो मायोपिया जो है, मायोपिया 5-6 साल के बच्चों में उम्र में चश्मा लगना शुरू होता है। उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो आपने डिजिटल स्क्रीन का जो मैंने अभी आपको बताया, जो ये इसमें बेसिकली सबसे पहले ब्लू लाइट से बचें, उसके लिए अपना आई प्रोटेक्शन मोड ऑन करें। सेकंड, उसके लिए एक जो हमारा जब अगर उनको चश्मा लगा हो तो उसके लिए ब्लू कट लेंसेज का यूज़ करें। ब्लू कट चश्मे बनते हैं जो वो ब्लू लाइट को कम करते हैं। तीसरी बात, अगर किसी बच्चे को चश्मा लगा हुआ है तो अपने आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं। अब उसको रोकने के लिए भी हमारे पास कुछ दवाएं ऐसी आ गई जो स्टडी के अंदर जो प्रूव हुआ है कि वो दवाएं नंबर रोकने में हेल्प कर सकती हैं। तीसरी बात यह कि आप देखेंगे, आपने कभी एक सुना होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि बचपन में हरी घास पर चलने से नंबर नहीं लगता, और आपने कभी सोचा वो क्यों कहते थे? आपने कभी सोचा क्या आपके पास उसका जवाब है? क्या ऐसा हरी घास में ऐसे कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से आप का चश्मा नहीं लगता? वो भी पैरों से, आप नंगे पैरों पे चल, ऐसा नहीं है। बेसिकली उनका हमारा कंसेप्ट क्या था, हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सुबह सुबह हमें धूप का एक्सपोजर लेने के लिए कहते हैं। धूप के एक्सपोजर से हमें विटामिन D3 मिलता है। जो विटामिन आजकल क्या है, बच्चे सारे इंडोर्स रहते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते नहीं हैं, तो वो उनका आउटडोर जब धूप का एक्सपोजर होता है उससे विटामिन D3 मिलता है उनको, तो वो भी अगर लो लेवल्स ऑफ विटामिन D3 होते हैं उससे भी चश्मे का नंबर लगने के चांसेस होते हैं। तो हाँ, तो जो कंसेप्ट हम कहते हैं ना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि हरी घास पर चलना है, तो एक हमें सन का एक्सपोजर भी लेना है, ठीक है ना। दूसरी बात, अपनी डाइट मॉडिफिकेशंस करनी है। बेसिकली ये फास्ट फूड, ये बर्गर्स और ये जो पिज़्ज़ाज, ये हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है। ये मतलब ये भी एक जो जिसकी वजह से जंक फूड की वजह से डायबिटीज़ की इंसिडेंस बढ़ गई है बच्चों के अंदर, मतलब कि, और वो कोई आउटडोर एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, अपनी अंदर के अंदर उनको वो बीमारियां बढ़ाते जा रहे हैं। अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस रहना, डेफिनेटली साइकिलिंग इज मस्ट। बच्चा जाए बाहर साइकिल चलाए दिन में 1 घंटा, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि हम बचपन में हमने ना गर्मी के दिनों में पतंग उड़ाई है धूप में, तो वो हमें क्या होता था, उसमें हमें विटामिन D मिलता था। तो वो आज हम सोचते हैं कि हमें चश्मा नहीं लगा बचपन में, हमारे बच्चों को, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों को चश्मा लग गया। और वो आज से 10 साल पहले वो इतना कंप्यूटर मोबाइल्स पर बिजी रखते थे, क्योंकि हम भी खुश है, बच्चा भी हमें परेशान नहीं कर रहा, पर ये बच्चे के लिए हेल्दी नहीं है। चलिए, ये तो आपने बताया कि हम इस तरीके से बच सकें, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी लेसिक लेज़र को रह गया। पेशेंट अगर आता भी है तो टाइमिंग कितनी रहती है, उसको कितना टाइम ऑपरेशन में लगता है, और बाद में कितने दिन तक उसको केयर करनी पड़ती है? देखिए, लेसिक लेजर के अंदर आप ये समझ लीजिए दोनों आँख का करने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते। हाँ, उससे पहले हम क्या है कि बेसिकली पेशेंट का प्री ऑपरेटिव वर्कअप होता है। उस वर्कअप के अंदर क्या है, सबसे पहले हम चश्मे के नंबर की जांच करेंगे, फिर उसके बाद चश्मे के नंबर की जांच दवा डालने के बाद करेंगे। दवा डालने के बाद उनका नंबर एक्चुअल आएगा डायलेट करके प्यूपिल को। फिर उसके बाद हम एक जाँच होती है पेंटाकैम, जो कॉर्निया की मोटाई की और कॉर्निया के मैप्स की जाँच होती है, जिसके अकॉर्डिंगली हम ये देख सकते हैं कि हम उसका लेसिक लेजर के लिए वो कॉर्निया फिट भी है कि नहीं। उसके बाद
हम एक पर्दे की जांच करते हैं, क्योंकि जब मायोपिक पेशेंट्स होते हैं उनमें पर्दे में वीकनेस के चांसेस काफ़ी होते हैं, तो हम उनके पर्दे की पेरिफेरी जांच करते हैं। कई बार उनके अंदर ब्रेक्स होते हैं, पर्दे के अंदर होल्स होते हैं, तो पहले हम उन होल्स को सील करेंगे, उसके बाद हम लैसिक प्रक्रिया के लिए उनको एक समय देंगे कि हम इस दिन आपका लेजर कर दें। और मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगते इसको लैसिक प्रक्रिया को करने में। और कितने डॉक्टर्स ने लैसिक प्रक्रिया कराई है, अगर आप सबसे पहले मेरी पत्नी जो एक फिजिशियन है जिसका 12 साल पहले मैंने लेज़र किया है, इसके अलावा यहाँ पर टोहाना के अंदर कई रिनाउंड डॉक्टर्स हैं जिनका मैं लैसिक लेज़र कर चुका हूँ। रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर साहिल भाटिया, डॉक्टर पंकज भाटिया रिनाउंड डेंटिस्ट हैं, और डॉक्टर रोहन भाटिया, इन सब का मैं लैसिक लेज़र कर चुका हूँ यहाँ टोहाना वाले सेंटर में। बिल्कुल, डॉक्टर राजन गुप्ता ने जिस तरीके से बताया, एक एक चीज़ बारीकी से बताया है, मुझे लगता है कि आपकी जानकारी के लिए काफ़ी कुछ होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे तो आप सर्च भी करेंगे गूगल पे डॉक्टर राजन गुप्ता को, तो आपको इजीली मिल जाएंगे जानकारियाँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दर्शकों के लिए जानकारी मुझे देना ज़रूरी थी, इसलिए आज डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने इतना कुछ बताया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने इतना। थैंक यू सत्य खबर का मेरे को ये समय देने के लिए, धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके कोई भी ऐसे इश्यूज़ हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब तक भेजें, नहीं तो गूगल बाबा तो हैं ही, आप वहाँ से भी डॉक्टर साहब को सर्च करके बातचीत कर सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का सत्य खबर से जुड़ने के लिए।